फिर से बोलना पड़ेगा। आप सभी को पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं शिक्षक दिवस की, और आप लोगों ने इतना सम्मान किया इसके लिए भी आप लोगों को मन से ढेर सारा आभार। लेकिन आपके साथ साथ ईश्वर को, परमपिता परमेश्वर को, अपने माता पिता को और माँ सरस्वती को भी मैं नमन करना चाहूँगा कि उन्होंने थोड़ी बहुत बुद्धि दे दी है कि मैं अपनी क्षमता अनुसार आप सबका मार्गदर्शन करता रहता हूँ, कुछ देने का प्रयास करता रहता हूँ। और टीचर्स डे जो है अच्छी बातें मनाना चाहिए, मैं इसका विरोधी नहीं हूँ, लेकिन जो मेरा अपना नज़रिया है वो ये है कि आज का जो युग है, शिक्षक भी व्यावसायिक हो गए ना। वो उसके बदले में बच्चों का शोषण करके इतनी सारी फीस लेते हैं और उसके बाद भी बच्चों के साथ जो है न्याय नहीं कर पाते, पढ़ा नहीं पाते हैं, और अपेक्षा करते हैं टीचर्स की बच्चे जो हैं गुरुजी का पैर छुएं, सम्मान करें, सब करें। तो ये गलत है। मुझे ये लगता है कि दुनिया का सबसे गरिमामय, वर्ल्ड में जितने भी व्यवसाय हैं, जितने भी कार्य हैं, उनमें से सबसे गरिमामय कार्य जो है शिक्षण का कार्य है, शिक्षक। और ये शिक्षक दिवस केवल जो आपको आज करंट में पढ़ा रहा है, यथास्थिति पढ़ा रहा है, उसके लिए समर्पित नहीं है। आपके जीवन में आजीवन जिसने जब जहाँ जिस परिस्थिति में आपका मार्गदर्शन किया होगा, ये उसके लिए आभार प्रकट करने का एक दिन है। और सबसे पहले तो आप लोगों ने जो मेरा सम्मान किया, इससे पहले जो है हमारे जीवन में मुझे लगता है कि सबसे बड़ा पहला गुरु जो होता है वो होती है माँ, जो हमें 9 महीना गर्भ में रखती है और सबसे पहले उंगली पकड़ के सिखाना, सब कुछ करना वही सिखाती है। तो मुझे लगता है कि अगर आप अपने जीवन में सुबह उठ के, बहुत से लोग जिनकी माँ नहीं होंगी वो समझते होंगे कि माँ की कमी क्या होती है। ईश्वर ना करे सबकी माँ सबके पास रहे, लेकिन ये मृत्यु लोक है, यहाँ पे जो भी आया है, जिस भी रूप में आया है, वो जाएगा ज़रूर, चाहे हम हो चाहे कोई हो। तो बस आज शिक्षक दिवस के दिन बस एक शब्द बस आप लोग से कहना चाहूँगा, अगर माँ पास में रहती है तो चरण वंदना कर लिया करें, नहीं रहती है तो बिस्तर से उठकर एक बार उसका नाम ज़रूर याद कर लिया करें, फिर किसी शिक्षक के चरणों में जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही? सबसे पहले हमें अपने माँ बाप का सम्मान करना चाहिए। तो इसी के साथ जो है हम लोग आज पढ़ेंगे भी, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मूल कर्तव्य। क्या है बेटा? तो अगर देखें तो अभी तक हम लोगों ने संघ, उसका राज्य क्षेत्र देख लिया, नागरिकता पे बात कर ली, हम लोगों ने मूल अधिकारों पे बात कर ली, और आज जो है हमारा टॉपिक चालू होने वाला है मूल कर्तव्य। बड़ा छोटा सा टॉपिक है और समय अभाव में इतनी देर में मैं इसे पढ़ा भी लूँगा। तो जो हमारा संविधान है, हमारे संविधान में मूल कर्तव्यों का कहीं उल्लेख नहीं था। स्पष्ट रूप से कहीं भी मूल कर्तव्य को संविधान में विश्लेषित नहीं किया गया था। ठीक है। 42वें संविधान संशोधन, कौन से संविधान संशोधन बेटा? 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, जिस भाग का नाम है क्या? 4 क। कौन सा भाग जोड़ा गया? 4 क। आपसे पूछेगा कि भाग 4 क जो है किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया। और इस अमेंडमेंट को, इस संविधान संशोधन को आज आप एक शब्द में याद कर लें। एक प्रश्न बार बार आता है कि किस संविधान संशोधन को लघु संविधान की उपमा दी जाती है, या किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इसके माध्यम से हमारे संविधान में बहुत सी चीज़ों को जोड़ा गया है। जब समय आएगा मैं 42वां संविधान संशोधन आप लोग को पढ़ाऊँगा, तो अभी तक 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से हमारे संविधान में क्या क्या जोड़ा गया है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से हमारे संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया 4 क, और एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया 51 क, जिसमें 10 मूल कर्तव्यों का क्या किया गया? प्रावधान किया गया। क्या किया गया? प्रावधान किया। फिर
86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से एक और मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया, और मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी हो गई है वर्तमान 11। तो स्पेशली जब इंदिरा गांधी के समय में इमरजेंसी लगी थी तो उस समय आवश्यकता पड़ी कि नागरिक कर्तव्यों की, मौलिक कर्तव्यों की क्या है, संविधान में स्पष्ट व्यवस्था होनी चाहिए, और इसको लेकर जो है एक समिति गठित की गई, स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी समिति? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। और उस समिति की रिपोर्ट के अनुशंसा के आधार पर तत्कालीन समय में सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित होकर 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से हमारे संविधान में भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया, जिसमें 10 मूल कर्तव्य थे। और आगे चल के 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया, और वर्तमान समय में हमारे संविधान में क्या है, भाग 4 का 51 अनुच्छेद 51 का के तहत जो है कितने मूल कर्तव्य हैं? 11 मूल कर्तव्य। हालांकि जहां हम अधिकार की बात करते हैं वहाँ पे कर्तव्य हमारे क्या हो जाते हैं? स्पष्ट हो जाते हैं बिना अधिकार के, क्योंकि कर्तव्य और अधिकार एक सिक्के के दो पहलू हैं, है कि नहीं? अगर आप बात करते हो मुझसे कि मैं अधिकार रखता हूँ कि भैया बच्चों से मुझे फ़ीस लेने का अधिकार है, तो मेरा कर्तव्य स्वतः निर्धारित हो जाता है कि उस फीस के बदले में आपको क्या करूँ? ईमानदारी से पढ़ाऊँ। अगर आप अधिकार रखते हो अपने माता पिता के, आप बच्चे हो कि भैया आपको सारी सुविधा मिलनी चाहिए, पढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए, माँ बाप की, तो आपका कर्तव्य स्वतः निर्धारित हो जाता है। आप आगरा आए हो तो ईमानदारी से जो पैसा आपको दे रहे हैं पढ़ने लिखने के लिए, उसको आप क्या करें? पढ़ाई पे ही उपयोग करें, ईमानदारी से आप पढ़ें। तो कहने का मतलब है कि आप कर्तव्य को, अधिकार को अलग अलग करके नहीं देख सकते। और कहीं ना कहीं हमारे संविधान में पढ़ने के बाद ये सारी चीज़ें स्पष्ट भी थी, लेकिन स्पष्ट रूप से कहीं लिखा नहीं गया था। दूसरी चीज़, जब हम 11 मौलिक कर्तव्यों को पढ़ेंगे तो ये मौलिक कर्तव्य, जैसे कि मूल अधिकार जब हमने पढ़ा था तो हमने देखा था कि कुछ मूल अधिकार जो है क्या है, व्यक्तियों को, और कुछ मूल अधिकार किसे? नागरिकों को। यानी व्यक्ति में कौन था? नागरिक भी था और गैर नागरिक, है कि नहीं? जैसे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पर हम चर्चा कर रहे थे, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? ये सबके व्यक्तियों के लिए। यानी कोई अमेरिकन व्यक्ति अगर भारत में आएगा तो ऐसा थोड़ी ना है कि वो भारत में आएगा तो दुर्गा जी की पूजा करेगा, काली जी की पूजा करेगा, है कि नहीं? तो मूल अधिकार क्या था? नागरिक और व्यक्ति सबके लिए था। लेकिन मूल कर्तव्य जो हैं, जो हमारे जो 11 मूल कर्तव्य हैं, ये केवल नागरिकों के लिए। किसी विदेशी व्यक्ति से हम अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो भारत में आएगा, जितने हमारे मूल कर्तव्य बताए गए हैं उनको क्या करे, वो पालन करें। ठीक है। दूसरी चीज़, मूल कर्तव्यों की प्रकृति जो है क्या है? एक तो मूल कर्तव्यों की प्रकृति क्या है? नागरिक, और दूसरी क्या है? नैतिक। नागरिक का मतलब कि देश का नागरिक होने के नाते स्वतः हमारा दायित्व बनता है, जैसे देश की एकता और अखंडता की सुरक्षा करना, ये हमारे नागरिक कर्तव्य हैं। अगर देश पे कभी किसी प्रकार की विपत्ति आ जाए तो बिना बुलाए हमें तत्कालीन उस समय क्या होना चाहिए? तत्पर रहना, क्योंकि ये हमारा देश है, हम यहाँ के, तो हम अपने देश की सुरक्षा नहीं करेंगे, हम अपने देश को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो क्या कोई विदेशी आके बढ़ाएगा क्या? तो फिर वहीं आप देखते हैं, या संविधान का सम्मान करना, अगर हम अपने संविधान का सम्मान नहीं करेंगे तो कोई विदेशी व्यक्ति करेगा क्या? तो इन मौलिक कर्तव्यों की प्रकृति दो प्रकार की है, एक क्या है? नागरिक, और दूसरी क्या है? नैतिक। यानी कुछ नैतिकता की बातें भी कही गई हैं, जैसे वन्य जीव जंतुओं इत्यादि के प्रति दया भाव रखना। हालांकि नीति निर्देशक तत्व में भी ये बात कही गई है, कही गई कि नहीं गई? तो जहाँ पे ये जीव जंतु वनस्पतियों के प्रति दया भाव रखने की बात कर रहा है, ये क्या है? एक प्रकार का नैतिक कर्तव्य है। भाई वो भी तो जीव है हमारी तरह, उसके अंदर भी तो आत्मा होगी, उसको भी तो कष्ट होता होगा, भले वो नहीं बोल सकता, लेकिन इंसान होने के नाते जिस प्रकार से विविध प्रकार के कष्टों को हम अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं, आभास करते हैं, तो उसी तरीके से वो मुक्त जीव जंतु को भी तो तकलीफ़ होती होगी। तो आपसे कभी किसी एग्ज़ाम में पूछ लें कि मौलिक कर्तव्यों की प्रकृति कैसी है, तो आप दो चीज़ें ध्यान में रखना, इनकी प्रकृति कैसी है? दो प्रकार की मौलिक कर्तव्य, एक तो नागरिक प्रकृति के हैं, यानी देश का नागरिक होने के नाते हमें हर हाल में उसको करना चाहिए, और दूसरा क्या? इंसान होने के नाते हमें क्या होना चाहिए? मानवीय संवेदना हमारे अंदर होना चाहिए। मैंने एक बार बताया था कि आप अपने जीवन में प्रधानमंत्री बन जाओ, राष्ट्रपति बन जाओ, पूरे ब्रह्मांड के स्वामी बन जाओ, कुछ भी बन जाओ,
लेकिन सबसे पहले धरातल पर हमें कौन सा जीव बनाकर भेजा है इंसान ने? मानव। और जब मानव बना के भेजा है तो हमारे अंदर सबसे पहला गुण क्या होना चाहिए? मानवता का गुण होना चाहिए, मानवीय गुण होना चाहिए। अब पता चला हम इंसान तो बना दिए लेकिन इंसान वाले हमारे अंदर गुण ही नहीं है, तो फिर वो जीवन क्या है? उस जीवन का कोई मतलब नहीं है, सार्थक नहीं है। तो मौलिक कर्तव्यों की प्रकृति जो है क्या है? नागरिक है और नैतिक है। मौलिक कर्तव्य केवल और केवल किस पे लागू होते हैं? नागरिकों पर लागू होते हैं। किस पे लागू होते हैं? ना। एक बात और हमें ध्यान में रखना है, जिस तरीके से हम लोगों ने देखा था कि मूल अधिकार जो है हमारे, मूल अधिकार क्या हैं? इनकी प्रकृति क्या थी? न्यायिक थी। अगर कोई व्यक्ति हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो हम अपनी सुविधा अनुसार सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जाते हैं तो आर्टिकल 32 के तहत है ना, और अगर हम उच्च न्यायालय की शरण में जाते हैं तो आर्टिकल 226 के तहत 5 रिट जारी होगी जिसने भी हमारे मौलिक अधिकारों का हनन किया होगा। लेकिन नीति निर्देशक तत्वों में मैंने आपको बताया था कि इनकी प्रकृति क्या है? गैर न्यायिक है। अगर इन्हें लागू नहीं किया जाता है तो हम नीति निर्देशक तत्वों को लागू कराने के लिए न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते। उसी प्रकार से जो मूल कर्तव्य हैं इनकी प्रकृति क्या है? गैर न्यायिक है। हमें दिशा निर्देश तो दे दिया गया कि हर भारतीय नागरिक से अपेक्षा की जाती है कि ये मूल क्यों है? क्योंकि संविधान, कर्तव्य तो बहुत से हैं हमारे, कर्तव्य और मूल कर्तव्य में बहुत से अंतर है, अधिकार और मूल अधिकार में बहुत से अंतर। हम देश में हैं तो हमारे इस देश में रहने से हमारे बहुत से अधिकार हो जाते हैं, लेकिन मूल अधिकार क्या? जिसने हमें संविधान ने दिया है। कर्तव्य हमारे, जैसे हर व्यक्ति की ड्यूटीज़ है कि वो टैक्स पे करे। अगर टैक्स की लायबिलिटीज़ में आता है, जिम्मेदारी में आता है, तो हर व्यक्ति की ये जिम्मेदारी है कि नहीं है? लेकिन बहुत से लोग टैक्स पे नहीं करते हैं। करते हैं क्या? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो हमारे मूल कर्तव्य में नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है कि मूल शब्द इसलिए लगा है कि ये हमारे संविधान में लिखा गया है, ये हमारे संविधान में प्रावधान किया गया कि हर नागरिक को इसे क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए। लेकिन अगर कोई नागरिक इसे पालन नहीं करता है तो इसे लागू कराने के लिए कि ये व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है, उसे हम क्या है? लागू कराने के लिए उसके कर्तव्यों को हम किसकी शरण में नहीं जा सकते? न्यायालय। तो मूल कर्तव्यों की प्रकृति क्या है? गैर न्यायिक है। नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति क्या है? गैर न्यायिक है। लेकिन मूल अधिकारों की प्रकृति क्या है? न्यायिक है। मूल अधिकार नागरिकों को और सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, लेकिन मूल कर्तव्य केवल और केवल किसे? नागरिकों पर। विदेशी से हम अपेक्षा नहीं करते आए तो हमारे संविधान का सम्मान करें। करते हैं क्या? हमारे देश की एकता अखंडता की क्या करें? सुरक्षा करें। हम करते हैं क्या? नहीं। तो मूल कर्तव्य केवल और केवल किस पे है? नागरिकों के लिए। किसके लिए? नागरिक। अगर इनको पूरा पढ़ेंगे तो दो ही चीज़ निकल कर आएगी, विश्लेषण करेंगे। इनकी प्रकृति या तो क्या होगी? नागरिक कर्तव्य होंगे, नागरिक होने के नाते क्या कर्तव्य हैं, और दूसरा क्या है? हम क्या हैं? मानव हैं, इंसान हैं, तो मानवीय गुण हमारे अंदर होना चाहिए क्या? नैतिकता का। तो ये मूल कर्तव्य जो या तो क्या होंगे? इनकी प्रकृति क्या होगी? नैतिक होगी, या तो क्या होगी? नागरिक होगी। ठीक है, तो इसको पहले नोट कर लो आप लोग, कट कर लो, हेडिंग डालना। मूल कर्तव्य छोटा सा टॉपिक था, ताकि कल जो है राष्ट्रपति स्टार्ट करेंगे बड़ा टॉपिक। ठीक है ना।